पर्यावरण और इकोलॉजी से जुड़े हुए, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से जुड़े हुए क्वेश्चन को आज हम फिर कंटिन्यू करेंगे और आगे के उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन लेखपाल भर्ती के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो आज का फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किया जाता है। तो किन चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है देश की प्राकृतिक पूंजी के तौर पे देखने के लिए? तो वन, जल तथा खनिज, इन तीनों को सम्मिलित किया जाता है देश की प्राकृतिक पूंजी के तौर पे। अच्छा, अगली बात करते हैं नेक्स्ट वन की, वे संसाधन यानी वे हमारे ऐसे कौन सी चीज़ें हैं फैक्टर्स की जो हमें प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त हैं और कहलाते हैं। तो प्राकृतिक द्वारा पूंजी अथवा प्राकृतिक संसाधन, ये दोनों चीज़ें हमें प्रदत्त हैं जिसका उपयोग हम संसाधन के तौर पे करते हैं और ये हमारे लिए पूंजी का कार्य करते हैं। वर्ष 1972 में आयोजित किया गया था स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन। तो ये वर्ष 1972 में पहली बार आयोजित किया गया था जो पर्यावरण से संबंधित था। नेक्स्ट वन की बात करते हैं, सौर विकिरण का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सौर विकिरण किस एक घटक में या किस भाग में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो यह जल चक्र में। जल का एक साइक्लिक ऑर्डर है जो वाष्पन होना, उसके बाद में हिम बनकर वापस वो पहाड़ों पे जाना, फिर उसका नदियों की तरह आना, फिर उसके बाद में वर्षा होना, ये जो जल चक्र है ये सौर विकिरण के भूमिका के कारण ही संभव हो सका है, यानी बिना सौर विकिरण के यह जल चक्र अपूर्ण होगा। नेक्स्ट वन की बात करते हैं कि राष्ट्रीय पर्यावरण आभियांत्रिक शोध संस्थान यानी कि नेशनल एनवायरनमेंट एंड इंजीनियरिंग जो रिसर्च सेंटर है, रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो कहाँ पर मौजूद है? तो नागपुर में स्थित है ये। लेकिन ये नीरी का संस्थान का कार्य क्या है? तो नीरी का संस्थान का कार्य है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है और ये वही कार्य करता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए कार्यों को यह करता है जो पर्यावरण से संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो सतत विकास के लिए जैव विविधता या जैविक विविधता का संरक्षण आवश्यक है, यानी कि जितने भी जीव एक दूसरे पर निर्भर होकर पृथ्वी का साइक्लिक ऑर्डर कंप्लीट करते हैं तो उनकी संरक्षण की भी आवश्यकता है जिससे वो अपने इस साइक्लिक ऑर्डर को कंप्लीट रख सकें। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था किस जगह पे? तो ये रियो डी जेनेरियो में किया गया था जो ब्राज़ील में पड़ता है। इस पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन वहाँ किया गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अब स्थित है, तो कहाँ है? ये जिनेवा में है। नेक्स्ट वन कि विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कन्वेक्शन लागू कब हुआ था? तो ये एग्जैक्टली 23 मार्च 1950 को इसे लागू किया गया था। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पर है? नेक्स्ट वन देखते हैं कि यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना वर्ष 1972 में हुई थी। ये सभी क्वेश्चन एक दूसरे में बहुत ही ज़्यादा मतलब एक बाउंडिंग है, पर्यावरण से जुड़े हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको आप अपने पास नोट करते जाइए, एग्जामिनेशन के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसको बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें जिससे हमारे आने वाले अपलोड्स आपको जल्दी ही तुरंत मिल सके। तो चैनल पे बने रहेंगे तो आपको नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी और आपके एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है वो स्मूथली चलती रहेगी। एंड द नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे चलते हैं कि यूएनईपी के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो इस समय एरिक सोलहेम हैं जो इसके वर्तमान जो अध्यक्ष के तौर पे कार्य कर रहे हैं। ईपीए का पूर्ण रूप क्या है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ये एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन करने के लिए एक एजेंसी का निर्माण किया गया था जिसको ईपीए के नाम से जाना जाता है। तो ईपीए एग्जैक्टली संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संघीय एजेंसी है और इसकी स्थापना 2 दिसंबर 1970 को की गई थी। तो ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि आपको ईपीए की स्थापना कब की गई थी? तो 2 दिसंबर 1970 को। एनईए अभी एक संस्था है कि नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी, इसका क्या मतलब है? ये क्या चीज़ है? तो ये एक नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी है, यानी राष्ट्रीय एक पर्यावरणीय संघ एक तरीके का कि जो पर्यावरण से संबंधित विकास के कार्यों को देखता है और इसके अलावा उनके सतत विकास को डेवलपमेंट के लिए अपने व्यूज़ भी उपलब्ध कराता है। अब बात करते हैं ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये एम्स्टर्डम में मौजूद है ग्रीन पीस का मुख्यालय जो इस वक्त एनवायरनमेंट के लिए यह भी कार्य करता है। एंड द नेक्स्ट वन पे अब क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल है क्या है ये? तो एक ये गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है जो पर्यावरण से संरक्षण के कार्य के लिए कार्य करती है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में इसका आयोजन सबसे पहले किया गया था। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे। इन कार्यक्रमों को नाम दिया गया था, क्या नाम?
तो एजेंडा 21 नाम दिया गया था। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द फ्यूचर वी वांट, हम जो भविष्य चाहते हैं उस प्रकार का भविष्य रियो 20 का घोषणा पत्र का शीर्षक इस तरीके से दिया गया था। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को हम क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का समूह है उसे हम वायुमंडल के नाम से जानते हैं। ऑप्शंस में आपको इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको सही ऑप्शन में वायुमंडल चूज करना है। वायु एक है क्या? तो वायु एक ना तो गैस है ना ही कोई और चीज़, इसको हम मिश्रण के तौर पे जानते हैं, यह बात भी आप ध्यान रखें। एंड द नेक्स्ट वन बात करते हैं, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो किन चीज़ों को? तो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, उनको इको मार्क दिया जाता है कि हाँ वो इकोसिस्टम के साथ में एडजस्ट होकर चल रहे हैं। अब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा 1991 में दिया जा रहा है, तो इको मार्क प्रमाण पत्र ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा 1991 से दिया जा रहा है। अभी के समय में यह एक तरीके का प्रमाण पत्र है। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने इको मार्क का आरंभ किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि यह पर्यावरण से जुड़ी हुई चीज़ें, जब इकोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं कि वो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, तो उस पर भारत सरकार द्वारा एक मार्क दिया जाता है, यानी उनको एक तरह की कैटेगरी बनाई जाती है जिन्हें इको मार्क लगाया जाता है, उन पर इको मार्क दिया जाता है। धारणीय कृषि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करें तो इसका अर्थ क्या होता है? तो भूमि का इस प्रकार से प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता और अक्षुण्ण बनी रहे, वो लगातार उसकी गुणवत्ता वैसी की वैसी बनी रहे भूमि की, इसके लिए प्रयोग किया जाने वाला जो एक प्रोसेस है वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोसेस कहलाता है। अब आगे क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन चल रहे हैं। कब से चल रहे हैं? तो वर्ष 2014 और 15 से टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन चलाया जा रहा है जो इसके लिए कार्य कर रहा है। नेक्स्ट वन, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन 9.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.038% इत्यादि गैसें पाई जाती हैं, तो वो वायुमंडल में एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। हर जगह ध्यान से देखेंगे तो आप जब भी देखेंगे चीज़ों को, तो जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो पृथ्वी पर कम मात्रा में ही हैं, लेकिन फिर भी पूरी विशालकाय पृथ्वी और इतनी बड़ी जनसंख्या उस पर निर्भर है। आप जब भी देखेंगे कि तो लैंड की, तो लैंड भी परसेंटेज कम है, पीने लायक पानी उसका भी परसेंटेज कम है, और ऑक्सीजन की बात करें उसका भी परसेंटेज कम है। यानी पृथ्वी में ऐसी ऑर्गेनिक चीज़ों का जो पृथ्वी को चलाती है, उन चीज़ों का वहाँ पर ज़्यादा समावेश है, ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं। तो एटमॉस्फेयर के अंदर पाई जाने वाली ये सारी चीज़ें इस जगह पर कितने कितने परसेंट पे मौजूद हैं, उन सब चीज़ों का डिस्क्रिप्शन यहाँ मौजूद है। एंड भारत में हरित गृह कृषि, ग्रीन हाउस फार्मिंग जिसे कहते हैं, प्रारंभ करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये पंजाब राज्य है जिसने सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी। नोबेल गैस, अब किन्हें कहा जाता है कि वे गैसें जो वायु में नहीं पाई जाती, तो उनमें नोबेल गैस में रेडान है जो वायु में नहीं पाई जाती है। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत किस चीज़ का है? तो वातावरण में सबसे ज़्यादा अगर कोई गैस पाई जाती है तो वह नाइट्रोजन पाई जाती है। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो कौन सी गैस जिसकी कमी होगी, किस कारण होगा? तो ऑक्सीजन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। यानी अगर वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे समाप्त हो गए तो ऑक्सीजन की कमी पृथ्वी पर हो जाएगी, जो कि ऑलरेडी 21% पर है, ये और कम हो जाएगा तो 21% से नीचे पहुंच जाएगा। वह कार्य जो पेड़ पौधे का नहीं है, तो वायु का प्रदूषण पेड़ पौधे का कार्य नहीं है, यह हम अच्छे से जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पेड़ पौधे में ऑक्सीजन जनरेट करके देते हैं, और कोई ऐसा दूसरा इक्विपमेंट नहीं है जो पर्यावरण में कहीं पर ऑक्सीजन को जनरेट कर सके। एंड अगले बात करते हैं नेक्स्ट वन की, कि भारत में हरित कृषि यानी ग्रीन हाउस फार्मिंग की शुरुआत करने वाला सबसे पहला राज्य पंजाब है। अब कथन के ऊपर देखेंगे कि कथन क्या है, कि एक कथन है कि प्राकृतिक जो वनस्पति है जलवायु का वही सूचकांक है, कारक है। तो इस कथन के आधार पर कारण क्या हो सकता है कि जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। तो ए और आर दोनों ही सही रूप से हैं, क्योंकि जो आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण है। जल प्रिय पौधे जो हैं आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं बेसिकली। नगरीय तथा औद्योगिकरण का कारण हानिकारक क्या, इसका हानिकारकता क्या होती है? तो संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण और पारिस्थितिक के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए, इन सब का कार्य बेसिक तौर पे किया जाता है। एंड द नेक्स्ट वन की बात करते हैं आप, नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है और वह अपने मूल रूप में पाया जाता है, तो वह ग्रेफाइट तथा हीरा के रूप में बेसिक तौर पे पाया जाता है। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है, तो कब? श्वसन, जैव पदार्थों एवं अपक्षय या ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का जुड़ाव जब पाया जाता है, तब ये चीज़ें देखने को मिलती हैं।
पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता। तो क्या चीज़ें, प्रकाश संश्लेषण जो है वो इन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। अपक्षय विकार संबंधित है, विचार संबंधित है किससे, तो ये एक प्राकृतिक क्रिया है जो चट्टानों के समूहों कणों को विभक्त करती है। इन चीज़ों के कारण यह संभव हो सका है। एंड द नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के जिस प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ था या हुए थे, वह स्वास्थ्य पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप है, जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना गया है। तो आज के ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी हैं। चैनल पे बने रहिए, ऐसी चीज़ों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे एक नए सेशन में।